हेलो मेरे राइडर ब्रदर्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों, भारत में एक मोटरसाइकिल का सेगमेंट है जो आज की डेट में युवाओं में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। उस सेगमेंट का नाम है, जी हाँ बिल्कुल सही आपने पहचाना, स्पोर्ट्स सेगमेंट। और स्पोर्ट्स सेगमेंट में हमारे पास जो सबसे ज्यादा चलने वाली बाइक है उसका नाम है R15। मगर धीमे धीमे जनरेशन दर जनरेशन R15 की कीमतों में इजाफा इतना ज्यादा हो गया कि वो आज की डेट में एक कॉमन पॉकेट से काफी ऊपर की चीज है। उसके बाद हमारे पास हीरो की भी मोटरसाइकिल आती है 200S एक्सट्रीम, और जिक्सर ने भी बहुत शानदार बाइक निकाली है 250cc, और हमारे पास आती है KTM की RC200। मगर एक मोटरसाइकिल है जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, मगर फिर भी भारत की सड़कों पर बहुत ज्यादा मात्रा में मोटरसाइकिल पाई जाती है, और उस मोटरसाइकिल का नाम है RS200। जिसका ओनरशिप रिव्यू मैं लेकर आया हूं आज आपके लिए, आपके अपने फेवरेट चैनल राइड विद आशीष पर। इस बाइक के ओनर है मिस्टर राकेश रोशन जी, जो आपको नाम कुछ जाना पहचाना लग रहा होगा। जी हाँ, ऋतिक रोशन के फादर। मगर ये बाइक उनकी नहीं है, जिनकी ये बाइक है उनकी अभी शादी नहीं हुई है। राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो, हाउ आर यू? हेलो राकेश, कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ। तो दोस्तों, ये है राकेश जी। ये मोटरसाइकिल इन्होंने परचेस करी थी। और आज हम लोग ओनरशिप रिव्यू शेयर करेंगे इस बाइक का। और आज ये बाइक में खास बात ये है कि इसको चलाने का इनका एक्सपीरियंस काफी ज्यादा है। राकेश जी, कितना चला लिया आपने? 40,000 प्लस। 40,000 से ऊपर किलोमीटर चला चुके, 43,000 के आसपास। और खरीदी कब थी? 2017 13 अक्टूबर। अक्टूबर 2017 में, यानी अगले महीने 5 साल हो जाएंगे, यानी 5 साल और 40,000 प्लस किलोमीटर्स का लंबा ओनरशिप रिव्यू। तो स्वागत है आपका रियल पीपल रियल रिव्यूज की इस एक्सक्लूसिव सीरीज में, आपके अपने चैनल राइड विद आशीष पर। तो राकेश जी, सबसे पहला हम लोग सवाल पूछेंगे कि जब आपने बाइक परचेस करी थी 2017 में, तो कितना दड़ा खर्च किया था? अराउंड 1.5 लाख के आसपास। 1.5 लाख ऑन रोड? ऑन रोड कीमत। भाई साहब, आज देहरादून मयूर बजाज देहरादून से खरीदी हुई है। हमारे उत्तराखंड में देहरादून राजधानी है और वहां पर बजाज का शोरूम है, मयूर बजाज। 2017, हालांकि 5 साल हो चुके हैं, मगर आज की तारीख में 150cc की बाइक का एक शोरूम कीमत भी नहीं है 1.5 लाख रुपए। अब प्राइस काफी हाइक हो गया ना। तो भाई, अगर आप आज R15 खरीदने जाते हो तो वर्जन 4 ही मेरे ख्याल से शायद 1,86,000 के आसपास एक शोरूम पड़ता है। KTM भी वही 2000। KTM की तो अब बात ही मत करो। RS 200 2 लाख से ऊपर की ऑन रोड। इस वक्त RS 200 2 लाख के आसपास, 2,10,000 2,05,000 के आसपास ऑन रोड है। एग्जैक्टली मैं आपको शोरूम से चेक करके बता दूंगा। एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आता है, जब हम लोग बाइक परचेस करने जाते हैं ना, तो हम लोग डिसाइड नहीं कर पाते कि हमको बाइक कौन सी खरीदनी है। और मेरे पास भी ना इंस्टाग्राम पे रोज भर भर के सवाल आते हैं। एटलीस्ट 3 या 4 सवालों का तो मैं जवाब देता ही हूँ। सर, मुझे स्कूटर खरीदना है तो मैं कौन सा स्कूटर खरीदूं? सर, बाइक खरीदनी है, कौन सी बाइक खरीदूं? तो मेरे कुछ हालांकि गिने चुने सेट पैरामीटर्स है, जिसमें मैं प्राइसिंग और बंदे की पर्सनैलिटी, एज और हाइट के हिसाब से मैं जवाब देता हूँ। तो अगर आप भी पूछना चाहते हो तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा कौन सी गाड़ी खरीदनी है। तो यार, एक ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आता है कि गाड़ी कौन सी खरीदूं। तो जब आपने ये बाइक परचेस करी थी तो उस टाइम आपने कुछ और ऑप्शंस भी शॉर्टलिस्ट किए थे? बिल्कुल सोचे थे। बताइए। सारे ऑप्शन। एक्चुअली मैं कंफ्यूज था कि मुझे कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए जिससे मेरा बजट भी सही हो, फ्यूचर मेरे मेंटेनेंस भी ठीक ठाक हो और फैमिली अफोर्ड भी ठीक ठाक हो। इस वजह से तो फिर मैंने RS को ही प्रेफर किया, बजाज की गाड़ी। ऑप्शंस कौन कौन से चूज किए थे? ड्यूक 200। अच्छा। और RC200 और यामाहा R15, शायद पहाड़ों की रानी। पहाड़ों की रानी? पल्सर 220। पल्सर 220। ओह, बिल्कुल सही बात, आपने बिल्कुल सही बोला। पहाड़ों की रानी नाम से उसको हम लोग यहाँ पर बुलाते हैं। इन सारी बाइक्स को छोड़ के एक चीज आपने बोली, ड्यूक। तो यार, उसके अलावा जो भी आपने सारी बाइक्स बोली, हालांकि पल्सर 200 में भी थोड़ी बहुत फेयरिंग आती है, ज्यादातर सारी बाइक्स फेयर्ड बाइक्स थी, और ड्यूक एक नेकेड आपने बोला। तो फिर ये कहां से आपने इसमें सेलेक्ट कर ली, शॉर्टलिस्ट कर ली? आप क्लियर ही नहीं थे कि आपको फेयरिंग की बाइक लेनी है या नेकेड बाइक लेनी है, या क्या था? नहीं, वो ड्यूक सिर्फ ऑप्शन में होगी, वैसे मुझे फेयरिंग गाड़ी पसंद थी। अच्छा, आपको फेयरिंग ही लेनी थी, तो चलो ड्यूक हटा देते हैं और पहाड़ों की रानी और राजा भी हटा देते हैं। तो इन 3 बाइक्स में से KTM R15 और इसमें से आपने इसी को कैसे फाइनलाइज किया? मेरे ख्याल से ओवरऑल जो स्पेसिफिकेशन थे और जो एक बजट को देख के और स्पेसिफिकेशन को देख के मैंने
चूज की, मतलब आपको ये बाइक वैल्यू फॉर मनी लगी। वैल्यू फॉर मनी। और मैं चलता हूँ अगले सवाल की तरफ। इतना सारा 40-43 हज़ार किलोमीटर और 5 साल का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा इस बाइक के साथ? वैसे ही ये गाड़ी मेरी हार्ट बीट कहलाती है, तो एक्सपीरियंस ये अच्छा रहा। अच्छा, हाँ, अभी भी अच्छा है और इन फ्यूचर भी सही रहेगा। प्लस पॉइंट्स क्या लगे आपको इस बाइक के अभी तक? पॉइंट एवरेज भी और स्पोर्ट्स गाड़ी, फेयरिंग गाड़ी के मुकाबले सही है। राइड में कंफर्ट भी है अगर लॉन्ग राइड करते हो। एक्चुअली मैं लॉन्ग राइड इस गाड़ी के साथ मैंने काफ़ी किया हुआ है, मतलब और जो भी स्पोर्ट्स में फेयरिंग वाली गाड़ियाँ होती हैं उनमें मुझे इस गाड़ी में सबसे बेटर ये मान लो कि आप लॉन्ग राइड में कंफर्ट काफ़ी अच्छा है। R15 भी मैंने लॉन्ग राइड की हुई है, RC भी मैंने की हुई है लॉन्ग राइड, अराउंड 200 किलोमीटर से ऊपर की। कितना किलोमीटर? 200 से ऊपर की लॉन्ग राइड की हुई है एक स्ट्रेच में? हाँ। ओके। तो उन गाड़ियों में मुझे क्या लगता है, हल्के से बैक, हल्की नहीं बहुत ज़्यादा बैक पेन हो जाती है। और ख़ास करके RC और ड्यूक में तो शायद अगर 40-50 किलोमीटर के ऊपर कोई चले जाता है बंदा राइड पे, वो अपने आप को मतलब वो फील करेगा काफ़ी थका हुआ। अच्छा, दोस्तों एक इसका कारण मैं आपको और बताऊं ना कि देखो आप इन सारी बाइक्स में जिनके भी नाम लिया, इन सारी बाइक्स में आपको मिलती है क्लिप ऑन हैंडल बार। और R15 है, उसकी क्लिप ऑन हैंडल बार बिल्कुल हैंडल से चिपकी हुई है और इसकी हैंडल बार थोड़ी सी उठी हुई है। यही सेम चीज आपको मिलती है सुजुकी की जिक्सर में, और इस मोटरसाइकिल में भी मैं देख रहा हूँ हैंडल बार काफी उठी हुई है। और अपाचे वगैरह आप देखेंगे RR, तो वो भी हैंडल बार थोड़ी सी ऊपर उठी हुई है। तो ये एक कारण है। KTM RC में आपको हैंडल बार फिर से बहुत नीचे दबी हुई मिलती है। तो ये एक कारण है, जब आप बैठते हो ना तो काफी ज्यादा झुक के बैठते हो, उसकी वजह से पीठ में दर्द होता है। इसीलिए और गाड़ियों से इसमें थोड़ा सा बेनिफिट है इस हैंडल बार की। हाँ, हैंडल बार तो दिखाई दे रही है थोड़ी सी उठी हुई है। तो आपने जैसे ना बीच में माइलेज की बात करी कि आपको और गाड़ियों से ज्यादा इसमें बेटर माइलेज मिलता है, तो कितना माइलेज इस गाड़ी से आप निकाल लेते हो? अगर लॉन्ग राइड में बंदा जाए हाईवे वगैरह पे, तो एक बार फुल टैंक कराने के बाद अगर फ्यूल फुल टैंक करवा लेते हो तो 550 प्लस किलोमीटर शायद इससे ज़्यादा मिल जाएगा एवरेज। कितना है फ्यूल टैंक? 13 लीटर का इसमें आपको फ्यूल टैंक मिलता है दोस्तों। और इसकी रेंज आपको मिलती है 550 किलोमीटर की। तो जो हम रफली कैलकुलेट करेंगे तो मतलब 42-43 के आसपास का माइलेज आएगा। बिल्कुल 43 किलोमीटर का माइलेज एक 200 सीसी की बाइक से, सही कह रहे हो? यस भैया बिल्कुल। गाइस इसमें लॉन्ग राइड में 40 प्लस ईजिली मिल जाता है। एक बार मैं अगर फ्यूल टैंक फुल करवा लेता हूँ और मैं लॉन्ग राइड पे जाता हूँ तो 550 प्लस किलोमीटर आराम से इसकी एवरेज मिल जाती है। जब मैं कभी कभी देहरादून से घर वापस आया था एक राउंड, हाँ। उसकी भी डिस्टेंस, देहरादून से मेरा घर पड़ता है वैसे बेसिकली पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा। तो उसकी जो डिस्टेंस है कम से कम वही 550-600 किलोमीटर है। अच्छा, और वो भी पहाड़ का रास्ता? हाँ, पहाड़ और थोड़ा बीच में गढ़वाल का भी रास्ता था। मैं एक्चुअली गढ़वाल के रास्ते आता हूँ रुद्रप्रयाग अच्छा। होते हुए। एक बार फुल टैंक में देहरादून से करवाता हूँ और घर जाने तक टंकी लगभग लास्ट में एक डंडा रह जाता है। एक डंडी रह जाती है। इसके अलावा कोई और प्लस पॉइंट आप और ऐड करना चाहेंगे? हमारा माइलेज हो गया एक पॉइंट, दूसरा हमारा राइडिंग पोजीशन कंफर्टेबल हो गई, तीसरा ये गाड़ी बीस्ट गाड़ी है। तो ये भी फिर एक सवाल मेरा हमेशा रहता ही है। तो यार अगर स्पीड की बात आप करोगे तो हालांकि भैया हेलमेट पहन के और धीमे धीमे गाड़ी चलाओ। मैं कभी भी किसी को एडवोकेट नहीं करता कि गाड़ी तेज चलाओ, बट फिर भी चलो। अगर मान लीजिए हम टॉप स्पीड ले जाना चाहें तो रेड लाइनिंग कहाँ पर मिलती है हमको इस गाड़ी में? रेड लाइनिंग वैसे जब मैंने इसे हाईवे पे राइड किया है, जब मैंने इसे गाड़ी को थोड़ा सा भगाया है, तो मैंने आज तक इसकी टॉप स्पीड 153 निकाली है और वो भी ऋषिकेश हाईवे पे। ओह माय गॉड, इनसेन स्पीड है। तो ये तो यार 5 साल गाड़ी आपकी हो गई, 43-44,000 किलोमीटर आपने चला लिया, उसके बाद भी आप इतनी इनसेन स्पीड इसमें कैरी कर लेते हो, उस गाड़ी को चला लेते हो 150 प्लस। तो इसका मतलब गाड़ी में दम है। क्योंकि इसमें अभी तक 5 साल हो गए, इंजन का मैंने बिल्कुल भी इंजन खुला नहीं है अभी तक, इंजन का काम नहीं हुआ, कोई इशू फेस नहीं किया आपने? इशू कोई फेस नहीं हुआ इंजन का। इंजन अच्छा है बजाज का, गुड, मैं इसे मानूंगा। तो दोस्तों इंजन का अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, इसमें 199 सीसी का इंजन आता है जो बजाज ने KTM के साथ सहयोग में डेवलप किया है। यानी KTM का 200 सीसी का इंजन लेके उन्होंने अपना उसमें ट्यूनिंग करी और अपना उसमें कहानी हिसाब किताब करा और इसमें बजाज की बाइक्स में फिट कर दिया है। तो चलो यार अच्छी बातें हो गई। अब आते हैं हम लोग सवालों पे, जो समस्याएं वाले सवाल हैं। थोड़ा सा वीडियो नेगेटिव होने वाला है, डिप्रेशन में मत चले जाना आप लोग। और मैंने सुना है, से पहले ये सवाल कहाँ से आया मेरे पास, क्या है, कमेंट में आप इतने सारे सवाल पूछ लेते हो, कमेंट छोड़ देते हो, सर ये समस्या, सर वो समस्या। तो यार अब ओनर सामने, ये तो समस्या का निजात इन्हीं से ले लेते हैं। तो ये सबसे पहला लोग बोलते हैं यार इसमें फेयरिंग की बड़ी समस्या आती है कि फेयरिंग वाइब्रेट करने लगते हैं, थोड़े टाइम के बाद टूट जाती है या गैप्स आ जाते हैं, कुछ है ऐसा? हाँ, वैसे देखो हर सिक्कों के एवरीवन हैज टू साइड्स। ठीक, बिल्कुल सही। ये दो पहलू होते हैं, किसी के एडवांटेज भी होती है और डिसएडवांटेज भी होते हैं। इस गाड़ी के एडवांटेज तो हैं, डिसएडवांटेज कुछ माइनर चीज़ें हैं। ठीक है। वाइब्रेशन, भैया ने सवाल उठाया वाइब्रेशन का,
वाइब्रेशन ये देखो, ये BS4 गाड़ी है ठीक? और इससे पहले BS3 चलती थी। BS3 में काफ़ी जो ऑनर है BS3 के ऑनर होंगे RS 200 के, उन लोगों ने काफ़ी प्रॉब्लम फेस की है। ठीक है। एक दो फ्रेंड सर्कल में भी BS3 की गाड़ियाँ थी येलो कलर की, येलो कलर का येलो ब्लैक। तो मेरे फ्रेंड सर्कल में भी 2-3 गाड़ियाँ हैं RS 200। हाँ। तो उसमें क्या था कि फेयरिंग की प्रॉब्लम काफ़ी होती थी। अच्छा। जैसे अगर गाड़ी खुल गई, मान लो एयर फिल्टर का काम हो गया, जैसे थर्ड सर्विसिंग से एयर फिल्टर का काम करते हैं तो टैंक वगैरह खोलते हैं, तो काफ़ी ऐसे होते हैं कुछ मैकेनिक जो अच्छे से मतलब बॉडी फिट कर लेते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो बॉडी फिट अच्छे से नहीं कर पाते। तो उस वजह से फेयरिंग प्रॉब्लम काफ़ी इंक्रीज हो जाती है। वैसे फेयरिंग प्रॉब्लम तो थी BS3 में, और BS4 से इन्होंने काफ़ी, बजाज ने काफ़ी अच्छा काम किया है। ठीक है, मैं उन्हें गुड फेथ दूंगा। तो मतलब आपके हिसाब से फेयरिंग प्रॉब्लम काफ़ी कम है इसमें। तो दोस्तों अगर BS4 में ये प्रॉब्लम कम है, BS6 में भी, तो फिर ऑब्वियस ही बात है यार, BS6 में तो और इम्प्रूवमेंट हुआ ही है। अच्छा, एक मैंने सुना था कि लोग ये कमेंट में बता रहे हैं कि 15 किलोमीटर पर आवर के बाद गाड़ी चल रही होती है तो 15 की स्पीड से ऊपर निकलने पे 20 की स्पीड पे आगे के सस्पेंशन में कोई थर्ड करके आवाज़ आती है, सस्पेंशन में आवाज़ आती है ऐसा कुछ प्रॉब्लम? कैजुअली बोलो तो आज तक मैंने प्रॉब्लम ये फेस नहीं की। और गाइज मैं यही कहूँगा कि कुछ जैसे मेरी इस गाड़ी के मामले में एक डिफेक्ट ये था कि मैं बजाज को ऐसा कहना चाहूँगा, जब मैंने गाड़ी ली थी तो 13-14वें दिन में मैंने इसकी फर्स्ट सर्विसिंग करवाई थी। ठीक है। तो उस दिन मुझे ये पता चला था कि इसके टैंक में अंदर से एक छोटा सा छेद था। अच्छा। हाँ, तो वहाँ से तेल की लीकेज हो रही थी। अरे, ये डिफेक्ट मैं बजाज को बोलना चाहूँगा। बट उसके बाद मैं पिथौरागढ़ बजाज शोरूम को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा, वहाँ के ऑनर को भी और वहाँ के मैकेनिक को भी, कि उन्होंने मुझे उस प्रॉब्लम से निजात दी। तो यार देखो, ये तो ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब जब इंसान का बच्चा पैदा होता है तो उसके भी दिल में छेद होता है, तो वो डॉक्टर के पास जाता है, ये तो कुछ ना कुछ डिफेक्टेड आ ही जाते हैं। जब इंसानों में डिफेक्टेड पीस पैदा हो जाते हैं तो ये तो फिर भी यार एक मशीन है। अच्छा, एक बहुत सारे लोगों ने बजाज के साथ ना एक समस्या हमेशा रहती है कि थोड़े थोड़े टाइम के बाद चेन लूज हो जाती है, तो ये दिक्कत इस बाइक में है या नहीं? चेन लूज के बारे में मैं बस इतना ही बोलूँगा कि मैंने अभी तक ये मेरा तीसरी चैन पॉकेट है, थर्ड तीसरा है। हाँ, जो मेरी कंपनी के द्वारा चैन पॉकेट आई थी, हाँ। वो मैंने अराउंड 22,000 किलोमीटर के बाद चेंज की थी। और अच्छा। रिसेंटली मैंने कुछ 1 महीने पहले, 1 मंथ पहले की है। और जो लूज़ होने वाली दिक्कत है, मुझे इस गाड़ी में अभी तक ऐसा फील नहीं हुआ। अब कोई भी गाड़ी अगर नॉर्मली एक चाइनीज़ पॉकेट का टाइम पीरियड देखोगे तो लगभग 15 से 20,000 किलोमीटर ही कोई भी कंपनी क्लेम करती है। अब वो तो नेचुरल है यार, देखो चलेगी, गर्म होगी तो मेटल है तो वो तो ढीला होगा ही। चले, एक और बहुत बड़ी समस्या लोगों ने कमेंट किया है कि जब बाइक चलाते हैं तो ना इसके गियर ट्रैफिक में खड़े हैं तो गियर डालने एकदम से तो गियर अटक जाते हैं। गियर स्टिकिंग की प्रॉब्लम आपको इसमें फेस हुई कभी? कभी जैसे जब गाड़ी हीट कर जाती है, ये प्रॉब्लम तभी जनरेट होती है। वो मैंने और भी गाड़ियों में फेस की है। हाँ, ठीक है। बात नहीं। और वैसे नॉर्मली रन में अगर हाईवे में चल रहे हो, सिटी में चल रहे हो, तो ऐसे में कोई दिक्कत नहीं आती। तब होती है जब ज़्यादा गाड़ी हीट हो जाए। ओके, ये एयर कूल्ड है या ऑयल कूल्ड है? लिक्विड कूल्ड है, इसमें कूलेंट पड़ता है? कूलेंट पड़ता है। ओके, तो कूलेंट से रिलेटेड कभी आपने प्रॉब्लम फेस करी? कूलेंट बीच में मेरा रेडिएटर फैन खराब हो गया था, 5 साल में पहली बार हुआ। अच्छा। रेडिएटर फैन खराब हो गया था, तो क्या होती थी गाड़ी जैसे ट्रैफिक में गर्म हो हीट कर जाती थी। ठीक है। कूलेंट लेवल सही था, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था कि गाड़ी अचानक से ऐसे मिसिंग क्यों कर रही है। हाँ। तो फिर वो बाद में जब मैंने मैकेनिक को दिखाया तो बाद में पता चला कि जो रेडिएटर फैन होता है, हाँ, वो ब्लॉक हो गया था। ठीक है। हाँ, वो रन नहीं कर रहा था। तो फिर जब रेडिएटर फैन ही खराब हो गया तो भाई ठंडा ही क्या होगा? तो प्रॉब्लम क्या हो रही थी? बंद हो जा रही थी? हाँ, मिसिंग कर रही थी गाड़ी, मिसिंग कर रही थी। अच्छा, एक ऑयल लीकिंग की भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बजाज की बाइक में फेस होती है लोगों को। आपने फेस करी ऑयल लीकेज की? इंजन तो मैंने आज तक ऑयल लीक की कोई प्रॉब्लम फेस ऐसी नहीं की हुई है, और इसमें दिख भी नहीं रहा है। इंजन का मेरा अभी तक इस गाड़ी में कोई भी काम नहीं हुआ। एक और लास्ट प्रॉब्लम रह गई है बजाज के साथ, जो बहुत बड़ी समस्या रहती है, बाइक भी पुरानी है, तो वाइब्रेशंस का क्या आपको लगता है? जैसे आपने शुरू में स्टार्ट किया था इस पॉइंट को, जब मैंने फेयरिंग की बात करी थी तो आप वाइब्रेशंस लेकर आए थे। एक बार दोबारा से क्लियर कीजिए, वाइब्रेशन है या नहीं है? BS4 से शायद वाइब्रेशन नहीं है, काफ़ी कम हो गए हैं। और BS6 में अभी हम लोगों ने नई N160 का वीडियो बनाया था, बाकायदा हमने वोदका के ग्लास रख के, बस में वोदका ही नहीं थी, पानी था, रंगीन पानी, हम लोगों ने वाइब्रेशन टेस्ट किया और वाइब्रेशन ऑलमोस्ट फ्री बाइक है यार। मैं सरप्राइज था बजाज को देख के, तो इसमें वाइब्रेशंस कम है। मुझे जब मैंने गाड़ी स्टार्टिंग से चलाई, मुझे वाइब्रेशन कभी ऐसी फील नहीं हुई। और हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, अगर गाड़ी मान लो आप धीरे धीरे काम करवाते रहते हो, अगर आपको मैकेनिक अच्छा मिला तो
वाइब्रेशन वो नहीं देगा, क्योंकि बॉडी वो अच्छे से फिट करेगा। और अगर आपको थोड़ा सा मैकेनिक कम जानने वाला मिला तो जो वो करेगा, बॉडी जब गाड़ी खुलती है तो बॉडी पार्ट्स को जब वो फिट करता है तो वो प्रॉपरली नहीं कर पाता है। अच्छा, ये खोलने वाला पॉइंट क्या है? मेरे को समझ में नहीं आया, गाड़ी खुलती कब है? मान लो सर्विस के टाइम पे। सर्विस के टाइम पे क्या खोलने की जरूरत है? एयर फिल्टर टैंक के अंदर होता है, मतलब जब सर्विस वगैरह हम लोग करते हैं तो हमको इसकी फेयरिंग खोलनी पड़ती है? खुलती है। ओके, तो ये पॉइंट था जो मैं बहुत देर से मेरे दिमाग में जो था वो कीड़े की तरह काट रहा था, रौर ही आ रहा था कि जितने भी बाइक लवर्स हैं और जितने भी बाइक ऑनर्स हैं, उनसे यही एडवाइस रहेगी कि आप लोग टाइम पे अपने एयर फिल्टर को जरूर चेक करवाएं, उससे एवरेज में काफी बेनिफिट मिलता है। और चलो, अब जब आप सर्विस और इन चीजों की बात हो गई तो जल्दी से अपने 2 सेंट सर्विस के ऊपर दे दीजिए। कितनी सर्विस करा ली? मैंने अभी तक मान के चलो 6-7, और बाकी तो मेरे पापा ही जानते होंगे क्यों? पापा क्यों जानते होंगे? कि एक्सपेंसेस कितने आते हैं सर्विस कॉस्ट में। आप सर्विस नहीं कराते? करवाते हैं, लेकिन थोड़ा सा पापा का सपोर्ट। अच्छा, सपोर्ट पिताजी का रहता है। कितना खर्चा आता है सर्विस में लगभग? अप्रोक्सीमेट कुछ याद है आपको? अप्रोक्स एवरेज अगर हम माने तो एवरेज मान के चलो 1000 में आपकी अच्छी खासी सर्विसिंग हो जाएगी। अच्छा। चीज में तो दोस्तों 1000 रुपए तो बहुत ही कम है यार। स्पेयर पार्ट्स जितने पड़ते रहते हैं गाड़ी में, वो तो अलग चीज है, वो तो मैटर ही नहीं करता फिर। वैसे सर्विस कॉस्ट 1000 रुपये में अच्छी खासी सर्विस कॉस्ट हो जाती है। ठीक। 1 से 1.25 लीटर इसमें इंजन ऑयल पड़ता है, बस। और बाकी ऑयल फिल्टर चेंज होता है और एयर फिल्टर बस। तो आपका सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस कैसा रहा? सर्विस सेंटर आज तक 2 सर्विस सेंटर में मैंने इस गाड़ी को खुलवाया है। एक नीलकंठ ऑटो पिथौरागढ़ और एक मयूर बजाज देहरादून, जहाँ से ये गाड़ी परचेज की हुई है। मतलब आपने बोला 5-6 सर्विसेज हुई हैं, तो ज्यादातर सर्विसेज देहरादून हुई या यहाँ हुई? उनमें सिर्फ एक सर्विस कराई है मैंने आज तक, और बाकी? वहाँ पे का रिस्पॉन्स मुझे उतना अच्छा लगा नहीं। अच्छा, क्यों? क्या होता है ना, देखिए सर्विसिंग के जब गाड़ी खरीदनी होती है अगर कस्टमर ने, तो तब तक शोरूम से उन्हें काफ़ी रिस्पेक्ट मिलती है। अच्छा। एक बार गाड़ी शोरूम से निकल जाती है तो फिर उसके बाद वो रिस्पेक्ट भी साथ ही निकल जाती है। मैंने वहाँ पे काम करवाया था, बट मुझे उनका जो रिस्पांस था वो उतना बेटर लगा नहीं। और बाकी ज़्यादातर सर्विसिंग मैंने पिथौरागढ़ नीलकंठ ऑटो में कराई है। उस शोरूम को मैं हैट्स ऑफ करना चाहूँगा, क्योंकि उस शोरूम से मुझे मतलब ये मान के चलो कि वहाँ से मुझे जितनी भी बार मैंने काम करवाया गाड़ी पे, तो मुझे अच्छे से वहाँ पे सेटिस्फेक्शन मिला हुआ है। तो वैसे ऐसा होता भी यार, बड़े शहरों के जो शोरूम है ना, उनके ऊपर लोड भी काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो मे भी हो सकता है इस वजह से आपको थोड़ा सा अटेंड करने में उनको प्रॉब्लम हुई हो। बट देहरादून के मयूर बजाज में एक्चुअली होता क्या है, मान के चलो अगर उन्हें 4 घंटे काम करना है वहाँ के मैकेनिक को, तो 4 घंटे में उन्हें 10-15 गाड़ियाँ निकाल। बिल्कुल सही बात है। बट ये चीज़ है कि देखो, अगर कस्टमर का पैसा अगर इन्वेस्ट हो ही रहा है तो अच्छे से होना चाहिए और उन्हें सर्विस भी अच्छी मिलनी चाहिए। तो फिर देहरादून मयूर बजाज को मैं तो सुझाव दूंगा कि भाई की बात सुने और थोड़ा सा यार सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू पे एटलीस्ट कस्टमर सेटिस्फेक्शन के एंड पे तो आप लोग जाएं। बिल्कुल आपको याद रखनी चाहिए यार, कस्टमर ही भगवान है आपका। शोरूम वालों के पास तो कस्टमर 1 दिन के लिए आएगा, अपनी गाड़ी का काम करेगा, चले जाएगा। मेजर एक्सीडेंट में ये भी देखा जाता है कि गाड़ियों में प्रॉब्लम आ गई और एक्सीडेंट वगैरह हो गए, ये भी चीज़ें होती हैं। ध्यान दीजिएगा, मयूर बजाज, एक कस्टमर कैन मेक एंड ब्रेक एनी बिजनेस। तो इसी के साथ मैं आपसे अंत में ये पूछना चाहूँगा कि भैया 5 साल हो गए गाड़ी चलाते हुए, कितना और साल चलाओगे? या अगर मान लो अभी इन नियर फ्यूचर, अभी 2 महीने, 6 महीने, साल भर में आपको चेंज करना है, तो आप कौन सी बाइक आप परचेस करना चाहेंगे? वैसे तो ये हार्ट बीट है मेरी। अगर मैं कोई नया व्हीकल लेने की सोच तो मैं फिर प्रेफर करूँगा रॉयल एनफील्ड को, बुलेट 350 क्लासिक। अच्छा, रॉयल एनफील्ड क्लासिक तो ठीक है यार। आज की तारीख में जितने भी युवा जो हैं वो थोड़े से बड़े युवा होते चले जा रहे हैं, तो एक पॉइंट पर उनको बुलेट चाहिए ही होती है। और एज लगभग आपकी किस रेंज में है? एज होगी 24 एज है। और आपकी हाइट कितनी है? हाइट अराउंड 168 सेंटीमीटर का। इंचेस में करें अगर हम, तो फिट और इंचेस में 5 फीट 11 इंच के आसपास। तो 5'10" की हाइट पे आप इस बाइक को बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबली चला सकते हो। तो दोस्तों, क्योंकि मैं अक्सर इस गाड़ी पे मैंने बहुत से लॉन्ग राइड की हुई है। देहरादून से जैसे घर आना हो, देहरादून से मुंशियारी और देहरादून से पिथौरागढ़। चलते चलते इस बाइक को आप यूज़र्स को रिकमेंड करेंगे या नहीं? क्योंकि ये सवाल पूछना इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब भी स्पोर्ट्स सेगमेंट की बाइक खरीदनी होती है ना, तो R15 इस वक्त मार्केट में एक भेड़ चाल बन गई है। RS 200 बहुत ज़्यादा दिखाई देती है, बहुत पोटेंशियल है इस बाइक में, KTM का इंजन है, हर एक चीज़ में अच्छी है, मगर उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं ये बाइक थोड़ी सी पिछड़ी हुई है। तो आपका वर्डिक्ट क्या, आप इस बाइक को रिकमेंड करेंगे नई जनरेशन को या नहीं? मैं इसे रिकमेंडेड तो करूँगा कि आपको लेनी चाहिए, बट देखो 2 चीज़ें, 2 वे। एक कि आप पहले अपना बजट बनाओ, किस हिसाब का आपका बजट है, किस हिसाब की आप गाड़ी अफोर्ड कर सकते हो। और दूसरी चीज़, अगर आप में 2-3 ऑप्शन है गाड़ियों में, ठीक,
तो 2-3 ऑप्शन है, तो आप बजट को देख के और टेस्ट राइड लेके और अपनी सूटेबिलिटी को देख के अपनी हाइट के हिसाब से। तो आप देखो कि आपने मान लो अगर आप कॉलेज गए हो, सिर्फ आपने कॉलेज से आना जाना करना है, आपके लिए R15 बेटर है। और बाकी आपको लॉन्ग राइड करनी है तो देखो R15 और KTM RC 200 के मुकाबले आपको इस गाड़ी में ज़्यादा कंफर्ट लगेगा। ये मेरा ओवरव्यू, बिल्कुल सही। साल का एक्सपीरियंस, और शायद मुझे बाइक चलाते हुए कम से कम 12-13 साल से ऊपर हो गए। लेना चाहे तो देखिए, वैल्यू फॉर मनी है ये। बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी तो है ही। अभी आप अगर अनुमान लगाओ, एक ओवरव्यू करो आप, तो R15 पड़ेगी आपको अराउंड 2 लाख के 2 लाख प्लस की पड़ रही है इस वक्त। 2 लाख से ऊपर की पड़ेगी, और KTM RC लगभग 2.5 लाख उसको तो बात ही मत करो। ओवर प्राइस कंपनी, ओवर प्राइस बाइक, ओवर प्राइस 2 एम्प्लॉइज। लाख के अंदर आपको गाड़ी मिल जाएगी। दोस्तों आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको 150 सीसी की मोटरसाइकिल खरीदनी है इस कीमत में, या एक 200 सीसी की मोटरसाइकिल खरीदनी है जो थोड़ा सा स्पोर्ट्स कम्यूटर सेगमेंट में आती है, और वहाँ की बाइक जो है वो फुल्ली स्पोर्ट्स हैं। तो राकेश भाई यार बहुत बहुत धन्यवाद अपना इतना लंबा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, यूजर्स के लिए ये बताने के लिए कि वो इस बाइक को खरीदने में क्या क्या प्लस पॉइंट्स और क्या क्या माइनस पॉइंट्स देख सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि RS 200 के प्लस पॉइंट्स और माइनस पॉइंट्स क्या है, और अगर आप ये बाइक परचेज करना चाहते हैं तो आप अब इसको बाइंग डिसीजन इस वीडियो को देख के ले सकते हैं। तो राकेश भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो में आने के लिए और अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। तो दोस्तों मैं वीडियो को यहीं पे खत्म करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड मेक श्योर टू प्रेस द बेल आइकन। चले मिलते हैं बहुत ही जल्द आपके साथ एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। प्लीज़ सब्सक्राइब।